साथियों, कल 28 मई है और 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, ऐसी घोषणा पहले ही हो चुकी है। मगर तमाम विपक्षी दलों द्वारा इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों का ऐसा मानना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा होना चाहिए था, और इस बात को लेकर के टीवी और अखबारों में जोर शोर से चर्चा हो रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए या महामहिम राष्ट्रपति महोदया को बुलाकर उद्घाटन कराना चाहिए। तमाम विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर संसद भवन के उद्घाटन का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया हुआ है। लेकिन ये जो सवाल मीडिया में विपक्ष के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा जो खड़ा किया गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए या महामहिम राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, इस सवाल के बीच में कई सवाल जो नए संसद भवन के उद्घाटन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो कई सवाल छूट जा रहे हैं, दब जा रहे हैं, या जानबूझकर उन सवालों को दबाने के लिए ही नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए या महामहिम राष्ट्रपति महोदया को करना चाहिए, ये विवाद खड़ा किया गया है। ये भी एक बड़ा सवाल है। नए संसद भवन के उद्घाटन की प्रक्रिया को लेकर जो एक बड़ा सवाल है, वो बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? और यदि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो इसका मतलब यह होता है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं। तो क्या जो नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है वो कोई निजी बिल्डिंग है, किसी व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी है? तो नया संसद भवन निश्चित रूप से किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, निजी बिल्डिंग नहीं है। वो राष्ट्र की जो सर्वोच्च संस्था है उसकी बिल्डिंग है, जहां से पूरा देश चलेगा। तो सवाल ये है कि जो राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के उद्घाटन प्रक्रिया में एक ही धर्म विशेष के लोगों को शामिल करना, एक ही प्रकार की ब्राह्मणवादी परंपराओं के आधार पर उद्घाटन करवाना, ये कहां तक न्याय संगत है और कहां तक संविधान सम्मत है, और कहां तक ये देश में जो तमाम प्रकार के धर्म संप्रदाय और मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, वो कहां तक उनके विश्वास को जीतने वाला काम है। जिस प्रकार से लगातार मीडिया में चर्चा बन रही है, लगातार मीडिया में चर्चा की जा रही है कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन की प्रक्रिया मंत्रोच्चार से शुरू होगी, इसमें तमाम पुरोहित हिस्सा लेंगे, इसमें शंकराचार्य हिस्सा लेंगे, और शंकराचार्य और पुरोहितों के द्वारा ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों के अनुसार नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो एक ही धर्म के लोगों के द्वारा, एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा और एक ही धर्म की पद्धति के द्वारा इस प्रकार से देश की जो सर्वोच्च संस्था की बिल्डिंग है उसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? इसके साथ ही साथ दूसरे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नए संसद भवन में राजदंड स्थापित किया जाएगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था दिया और राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। राजदंड राजसत्ता का प्रतीक है, राजशाही का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं। इसके बावजूद भी नए संसद भवन में राजदंड को रखने के क्या मायने हैं? नए संसद भवन में राजदंड क्यों रखा जा रहा है? यह भी सवाल बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, तमाम मीडिया के द्वारा इस बात को बताया जा रहा है कि राजदंड 1947 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो ट्रांसफर ऑफ पावर के समय
नेहरू जी को अंग्रेजों के द्वारा, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनके द्वारा राजगोपालाचारी की सलाह पर दिया गया। चलो अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि ट्रांसफर ऑफ पावर के समय राजदंड दिया जाता है और ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेज नाम के जो विदेशी जो देश पर राज कर रहे थे, उन लोगों ने नेहरू जी को ट्रांसफर ऑफ पावर किया और इसलिए नेहरू जी को राजदंड देने का काम किया। लेकिन क्या भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस राजदंड को कोई महत्व दिया? भारतीय संविधान निर्माता भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस राजदंड को कोई महत्व नहीं दिया और साधारण तौर पर वो राजदंड संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया। लेकिन संविधान निर्माताओं ने उस राजदंड को कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, देश में लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करना चाहते थे। राजदंड लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, राजदंड राजसत्ता का प्रतीक है और इसलिए उस राजदंड को कोई ज्यादा महत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन आज बहुत जोर शोर से राजदंड नए संसद भवन में स्थापित करना है, किया जाएगा, इसकी बात चल रही है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अब किससे किसको सत्ता ट्रांसफर हो रही है। तमिल में जो चोलों का साम्राज्य था, तो चोल साम्राज्य में ऐसा बताया जा रहा है कि जब कोई नया राजा आता था तो नए राजा को पुरोहित के द्वारा राजदंड दिया जाता था। इसका मतलब ये इस बात का भी प्रतीक है कि राजा से ऊपर कोई जो सत्ता थी, वो सत्ता पुरोहितों की सत्ता थी, ब्राह्मणों की सत्ता थी। वैसे भी चोलों के साम्राज्य में धर्मभट्ट रहते थे। वो धर्मभट्ट न्यायालयों के पंडित होते थे और वो फैसले करने का काम करते थे। तो राजा के ऊपर की सत्ता पुरोहितों की थी, राजा के ऊपर की सत्ता ब्राह्मणों की थी। इस बात का प्रतीक राजदंड है। पुरोहित के द्वारा राजा को राजदंड दिया जाता था। आज ट्रांसफर ऑफ पावर का हवाला दिया जा रहा है, आज नेहरू और माउंटबेटन का हवाला दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जब अंग्रेजों ने सत्ता ट्रांसफर किया तो ये राजदंड देने का काम किया। तो ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2023 में किससे किसको सत्ता ट्रांसफर हो रही है। 2023 में तो कोई चुनाव भी नहीं लोकसभा के, जिससे 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सत्ता किससे किसको ट्रांसफर हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सत्ता किसी से किसी को ट्रांसफर नहीं हो रही है, फिर ये राजदंड पुरोहित के द्वारा क्यों दिया जा रहा है? ये जो राजदंड स्थापित करने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी पुरोहित के द्वारा प्रधानमंत्री जी को राजदंड दिया जाएगा और राजदंड को स्थापित किया जाएगा। सवाल ये भी बड़ा है कि अगर चलो आप जिस बात को कह रहे हो कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजदंड दिया गया सत्ता हस्तांतरण के सिंबल के तौर पर, अगर वो सिंबल आप स्थापित करना चाहते हो तो वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जा सकता है, मगर वो प्रक्रिया पुरोहित के द्वारा क्यों की जा रही है? ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। पुरोहित के द्वारा देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को राजदंड सौंपने का क्या मतलब है? क्या आरएसएस के द्वारा इनडायरेक्टली इस बात को घोषित किया जा रहा है कि देश में अब ब्राह्मणों की सत्ता आ गई है, ब्राह्मणों का वर्चस्व आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्योंकि ये राजदंड का जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो आरएसएस के लोगों के द्वारा ही शुरू की गई। आरएसएस के एक नेता यश गुरुमूर्ति जो हैं, वो यश गुरुमूर्ति ने अपने एक अखबार में राजदंड को लेकर आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को पद्मा सुब्रमण्यम नाम की एक शास्त्रीय नर्तकी ने पढ़ा और उसको पढ़ करके उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा
और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि राजदंड को नए संसद भवन में स्थापित किया जाए। वैसे तो प्रधानमंत्री के पास जनता की समस्याओं की बहुत सारी चिट्ठियां जाती हैं, बहुत सारे लेटर जाते हैं। दिल्ली में पहलवान इतना दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, देश में किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं हो रही है, उन्हें देश में उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं के लेटर जाते हैं। मगर ये जो बहुत सारी समस्याओं के लेटर जाते हैं, इस पर कोई संज्ञान लिया गया ऐसा दिखाई नहीं देता है। मगर इस पर संज्ञान लिया गया तो इसका मतलब यह है कि आरएसएस के लोगों द्वारा प्रायोजित तरीके से यह सारा किया जा रहा है। तो क्या इस बात को पुरोहित द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, वैसे ही मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो आरएसएस के इशारे पर ही काम करते हैं, लोगों द्वारा ये भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सरकार नहीं चला रहे हैं, वो मुखौटे के तौर पर हैं और केवल आरएसएस के लोग ही सरकार चला रहे हैं। तो क्या अब ये प्रतीकात्मक रूप से ये घोषित किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा कि ट्रांसफर ऑफ पावर फिर से हो गया? जो संविधान निर्माताओं ने पावर लोगों को दिया था, पावर देश की जनता को दिया था, वो पावर फिर से ब्राह्मणों के पास में ट्रांसफर हो गया है। ईवीएम की वजह से अब जनता के पास में कोई पावर नहीं रह गई। क्या ये ट्रांसफर ऑफ पावर का संकेत राजदंड को स्थापित करके आरएसएस बीजेपी के लोग देना चाहते हैं? इस तरीके के भी सवाल देश में खड़े हो रहे हैं और इस तरीके के भी सवाल खड़े होना देश में स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, तमाम प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस प्रकार से एक ही जाति वर्ग के लोगों का कब्जा हो गया है, ब्राह्मणों का, तो इससे ये बात दिखाई दे रही है लोगों को कि देश की सत्ता और व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में है। तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि देश में क्या अब लोकतंत्र है? अगर देश में लोकतंत्र है तो राजतंत्र के प्रतीक को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्या दिखावे के लिए लोकतंत्र रखा जाना है और बाकी राजतांत्रिक तरीके से ही देश को चलाया जाएगा? पुरोहितों के आधार पर देश को चलाया जाएगा, ब्राह्मणवादी परंपराओं के आधार पर देश को चलाया जाएगा? ये भी सवाल देश में खड़े हो रहे हैं। तमिल की जिस शब्द से ये शब्द आया, तमिल के जिस शब्द से ये शब्द आया, सेंगोल शब्द, उस शब्द को बताया जा रहा है को चेन्नई शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है नीति एवं न्यायपरकता। तो क्या नीति और न्यायपरकता कहने से न्याय हो जाता है? जब देश में वर्ण व्यवस्था चरम पर थी, जाति व्यवस्था चरम पे थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व चरम पर था और देश में किसी को अछूत घोषित किया गया था, किसी को शूद्र घोषित किया गया था, उनके सारे मौलिक अधिकारों का कत्ल कर दिया गया था, पढ़ने लिखने से लेकर धन संपत्ति रखने से लेकर बोलने सुनने से लेकर ऊंचे स्थान तक बैठने से लेकर ये सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी जो उस समय के शासन सत्ता चलाने वाले लोग थे उसे न्याय का नाम देते थे। या दुनिया में जो बड़े बड़े क्रूर तानाशाह हुए, उन लोगों ने भी जितनी क्रूरता दिखाई उस सब को उन्होंने न्याय का नाम ही दिया। तो सवाल यह है कि नीति बनाने वाले जैसे लोग रहेंगे वैसी नीति बनेगी, जैसी नीति बनेगी उसके आधार पर न्याय और अन्याय नीति निर्धारक लोग ही तय करने का काम करेंगे। तो देश में आज जिस प्रकार की परंपरा को अपनाया जा रहा है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, यह निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े कर रही है और निश्चित रूप से इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईवीएम की वजह से लोकतंत्र खत्म हो गया है और ये ब्राह्मण तंत्र आने की घोषणा है कि देश में ब्राह्मण तंत्र आ गया है, निश्चित रूप से ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। इन गंभीर सवालों पर देश के लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए
कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, सबको सबका हक अधिकार मिले इस बात में विश्वास रखते हैं और देश में अमन चैन कायम रहे और देश में संविधान और लोकतंत्र का राज बना रहे, जो इसमें विश्वास रखते हैं, उन सब को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए।